हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप अभी तक जो हमने पंचायत तक अपने लेक्चर्स कर लिए हैं आप सबको समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू टॉपिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एंड ये जो दो टॉपिक्स हमारे रहते हैं ये ऑलमोस्ट एक तरीके से एक रट्टाफिकेशन वाले पूरे चैप्टर्स बचे हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कुछ मेन बॉडीज हैं, उसके आपको आर्टिकल्स पता हो, क्योंकि लास्ट टाइम के मैंने प्रीलिम्स और मेंस के पेपर देखे हैं, उसमें आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। ठीक है कि आर्टिकल 65 किससे डील करता है, आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल किससे डील करता है। तो आज वाले हम अपने लेक्चर में सेशन में सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस करेंगे, प्लस नेक्स्ट सेशन में हम अपनी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज प्लस कुछ भी जो एक्स्ट्रा अभी चल रहा है करंट अफेयर्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। नाउ इससे पहले मैं स्टार्ट करूं तो हम कर चुके हैं कि तीन तरीके की बॉडीज होती हैं। वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दैट मींस जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। थर्ड इज द बॉडी विच आर क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। उसके लिए हमारे पास पहले था प्लानिंग कमीशन, जिसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? नाउ इसके अलावा एक बॉडी होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज। भाई स्टैट्यूट मींस बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, भाई पार्लियामेंट के एक्ट से उसको क्रिएट करा गया है। फॉर एग्जांपल वी हैव सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वी हैव कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, वी हैव चीफ विजिलेंस कमीशन। तो स्टैट्यूट से दैट मींस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नंबर वन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो बॉडीज जिसका संविधान में यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Number third, bodies which are created by an executive resolution. Executive resolution means ठीक है भाई executives ने एक resolution पास करके उसको बना दिया, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग कमीशन। एंड इसलिए बहुत इजीली लास्ट टाइम जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो यहां पर उन्होंने इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या फर्क था? प्लानिंग कमीशन वाज अ टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है भाई, सब कुछ प्लानिंग कमीशन डिसाइड कर रहा था, कितने फाइनेंसिस देने हैं स्टेट्स को, ठीक है, कुछ ग्रांट्स देने हैं। वहां पर थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, बिकॉज जिसकी रूलिंग गवर्नमेंट थी वो उस हिसाब से अपनी रूलिंग गवर्नमेंट, जहां पर भी उनकी मान लो कि सेंटर में कांग्रेस है तो जिस स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर ग्रांट्स ज्यादा जा रही थी, तो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वहां पर क्या कर रही थी, स्टेट्स वहां पर शिकायत कर रहे थे। बट अब जो प्लान यहां पर नीति आयोग आता है, नीति आयोग में वी हैव अ बॉटम अप अप्रोच, दैट मींस यहां पर स्टेट्स को पूरी से दी गई है कि भाई आपका भी यहां पर पूरी की पूरी से को माना जाएगा, दैट इज अ नीति आयोग। नाउ इसमें कुछ बॉडीज है इंपॉर्टेंट। नंबर वन इलेक्शन कमीशन। हमने अपने लास्ट सेशन में पंचायती राज सिस्टम में ये किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन कौन से इलेक्शंस को कंडक्ट करवा रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एंड वी हैव अ स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि अभी 5 स्टेट्स में चल रहे हैं। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन इज कंसर्न्ड विद द इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। नाउ इसका आपको आर्टिकल याद रखना है 324। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट के, ये सारे के सारे इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। ठीक है। कॉम्पोजिशन, एट प्रेजेंट कॉम्पोजिशन है इसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ में 2 इसके पास हैं इलेक्शन कमिश्नर। बट जो ये 2 इलेक्शन कमिश्नर है दे आर नॉट सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट नहीं है टू द सीईसी, दे हैव इक्वल पावर, इक्वल सैलरी। मान लो इन तीनों में कोई भी एक यहां पर डिसकंटेंट हुआ कि कुछ भी यहां पर कुछ डिस्कशन हो रही है तो 2:1 भाई 2 कहेंगे वहां पर वो मान लिया जाएगा। बस सीईसी उनको हेड कर रहा है, दैट डज नॉट मीन कि सीईसी के पास ज्यादा पावर्स हैं। ठीक है। अभी साथ में 2 इलेक्शन कमीशन रखनी है, 3 रखनी है, 4 रखने, प्रेसिडेंट विल डिटरमाइन। नाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीज शेल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यहां पर करेंगे। व्हेन एनी अदर कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड, चीफ कमिश्नर एक्ट एज अ चेयरमैन, भाई चेयरमैन होगा इनका वो इलेक्शन कमीशन। आपने इस बार भी देखा जब वो डेट्स डिसाइड करवाते हैं पोलिंग की तो तीनों बैठते हैं एंड उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। नाउ प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन सच रीजनल कमिश्नर, भाई ये अगर मान लो कि इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भाई कुछ रीजनल कमिश्नर लगाने की भी जरूरत है तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ द कंडीशंस एंड द टेन्योर ऑफ दिस शैल बी डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यहां पर डिटरमिन करेंगे कि उनका कितना यहां पर सर्विस टेन्योर एंड क्या क्या उनके लिए सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। ठीक है। तो वी हैव अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड साथ में वी हैव 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। नाउ 3
3 इलेक्शन कमिश्नर अभी सिस्टम है, 3 सिस्टम, दैट इज CEC + 2. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार यहां पर पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो CEC और EC हैं वो इक्वल सैलरी अलाउंसेस ले रहे हैं. अभी हमने पढ़ा इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज. जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा इक्विवेलेंट टू द हाई कोर्ट जज, while the chief election commissioner सेंटर लेवल पे equivalent to the supreme court judge. क्लियर? तो इस वाले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में से ज्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, या तो आर्टिकल से आएगा या फिर अपॉइंटमेंट या रिमूवल से आएगा. ठीक है. इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मैंने जैसे बताया कि भाई अगर तीनों में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया CEC और 2 EC में, तो यहां पर मेजोरिटी से जो भी डिसीजन होगा वो माना जाएगा. ठीक है. टर्म आपको याद होनी चाहिए, 6 साल की टर्म है एंड 65 ईयर्स. या तो पहले वो 65 साल के हो गए हैं या 6 ईयर्स की टर्म है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे. क्लियर? नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव, भाई इनका काम क्या है, जितनी भी यहां पर टेरिटोरियल एरियाज हैं उनका इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना. एक इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होता है जिसमें सभी वोटर्स का नाम होगा. उसके बाद शेड्यूल्स इलेक्शन का, कब इलेक्शंस होंगे, सिंबल्स को देना. ठीक है. तो ये सारा के सारे काम कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे अभी आचार संहिता लगी हुई थी, ठीक है, तो यहां पर सब कुछ ये काम कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन. नाउ एडवाइजरी, हमने अपने प्रेजेंट वाले टॉपिक में किया था कि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई मान लो पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उस टाइम पर इलेक्शन कमीशन से वहां पर एक एडवाइस को लिया जाता है. एडवाइस, नॉट बाइंडिंग, एडवाइस वन. सो और जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है मान लो 356 या 365 में, तो उसके बाद कि वहां पर 1 साल के बाद कि फर्दर वहां पर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं कि नहीं करवाए जा सकते हैं, यहां पर एडवाइस कौन देता है? इलेक्शन कमीशन. Plus, now it advises the High Court and Supreme Court related to the post-election disputes. भाई इलेक्शंस के बाद कुछ डिस्प्यूट्स हो गए तो इलेक्शन कमीशन यहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स को यहां पर अपनी एडवाइस दे सकता है. जस्ट एडवाइस, नॉट अ बाइंडिंग वन. नाउ क्वासी जुडिशियल हमने किया था, दैट मींस पार्शियली जुडिशियल कैपेसिटी है उनके पास कि भाई कोई भी डिस्प्यूट्स हैं वहां पर इट एक्ट लाइक अ कोर्ट. भाई कोर्ट की तरह. क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या है कि भाई एक्ट लाइक अ कोर्ट बट नॉट द कोर्ट. तो यहां पर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, मान लो कि किसी को कोई रिकॉग्निशन देनी है, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, भाई कुछ वहां पर डिस्प्यूट हो गई, तो नाउ इट विल एक्ट एज अ कोर्ट वन. तो इलेक्शन कमीशन में हमें ये पता हो इट इज अ क्वासी जुडिशियल पावर आल्सो. नेक्स्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये हम अपने लास्ट टॉपिक में कर चुके हैं जब पंचायती राज किया था. अपॉइंटिंग अथॉरिटी, गवर्नर. सारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में मैक्सिमम आपको ये पता हो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, रिमूवल अथॉरिटी, एज कब तक वो यहां पर रहते हैं, प्लस उनका टेन्योर. ये 4 चीजें आपको जस्ट पता हो. और कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट जैसे 324 आया. तो यहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन मैंने आपको बताया अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट रिमूवल इज बाय प्रेसिडेंट वन. क्लियर? उसके बाद इक्विवेलेंट टू द हाई कोर्ट जजेस की इनके सैलरी अलाउंसेस रहेंगी. प्लस ये जितने भी पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस हैं वो कौन कंडक्ट करवा रहा है? स्टेट इलेक्शन कमीशन. उसमें सेंट्रल का जो है CEC वो बीच में नहीं आएंगे. नाउ उसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. हमने किया था वी हैव 2 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज. एक रिलीजन के बेस पे 6 माइनॉरिटीज है हमारे पास, रिसेंटली ऐड हुए थे जैन्स. एंड अगर हम रिवाइज करें क्विक रिवीजन तो 29 और 30 आर्टिकल दैट डील्स विद द कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी. सेकेंड, लैंग्वेज के बेस पे भी माइनॉरिटीज है. फॉर एग्जाम्पल हिंदूज तमिलनाडु में यहां क्या है? यहां पर माइनॉरिटी में है. फॉर एग्जाम्पल हिंदूज इन जम्मू कश्मीर माइनॉरिटीज में है. तो लैंग्वेज के तौर पे भी हो सकते हैं, प्लस उसके बाद हमारे पास रिलीजन के बेस पे भी हो सकते हैं. तो लैंग्वेज के बेस पे जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. आर्टिकल आपको याद रखना है 350 कैपिटल B. ठीक है. सो दिस इज अ स्पेशल ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. इनका हेडक्वार्टर कहां पे है? इलाहाबाद, जिसका अब नाम है प्रयागराज, जहां पर 3 रिवर्स हमारे पास गंगा, यमुना, सरस्वती यहां पर कॉन्फ्लुएंस हो रही हैं. ठीक है. तो इलाहाबाद इनका हेडक्वार्टर है विद 3 ऑफिसर. बेलगाम इज अ वेरी फेमस प्लेस इन द तमिलनाडु, इन द कर्नाटका, चेन्नई एंड कोलकाता. बेलगाम मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि 1924 फर्स्ट सेशन गांधी जी ने प्रेसाइड किया था 1924 में बेलगाम में किया था, कर्नाटका वन. क्लियर? तो लैंग्वेज के बेस पे जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर है जो उनके जितने भी यहाँ पर केसेस हैं या जितने भी उनके रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट इश्यूज हैं या कोई भी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डील करवाते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 350 कैपिटल B. नाउ
द कमिश्नर इज असिस्टेड बाय द डिप्टी कमिश्नर एंड द असिस्टेंट कमिश्नर्स। उनके नीचे जो होते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के नीचे डिप्टी कमिश्नर्स एंड द असिस्टेंट कमिश्नर्स। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर होंगे। लैंग्वेज बेस पे आपको याद होना चाहिए, फिर भी रिवाइज करवा देता हूं आपको मैं। सिख थे, पारसीज थे, वे क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम्स थे। ठीक है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास इसमें पारसीज आ गए, उसके बाद हमारे पास जैन आ गए एंड लास्ट हमारे पास बुद्धिस्ट आ गए। ठीक है, जैन अभी लेटेस्ट एडेड है इसमें। सिख, पारसीज, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, जैन्स एंड द बुद्धिस्ट, ये 6 लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटीज हैं। ठीक है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBC था, सेम लाइंस में यहां पर माइनॉरिटीज के लिए लैंग्वेज के बेस पे जो है उनके लिए कमीशन बना है, जो फर्दर रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति जी को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर कंडक्ट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सबसे पहले 1926 में सेटअप हुआ था। जितनी भी द हाईएस्ट रिक्रूटिंग एजेंसीज जो भी आपके UPSC के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, नाउ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट की नीड्स को भी यहां पर फुलफिल कर सकता है इफ अ पर्टिकुलर स्टेट डिमांड, अगर कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई है। फॉर द स्टेट्स वी हैव स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड मान लो कि 2 स्टेट्स हैं, वो कंबाइन करके JPSC भी लगा सकते हैं व्हेन 2 और मोर स्टेट्स ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर? नाउ UPSC के जो चेयरमैन हैं और अदर मेंबर हैं वो राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं, बट यहां पर कोई भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं दे रखा, एलिजिबिलिटी नहीं दे रखी, बट ये कहा रखा है कि जो 1/2 मेंबर होंगे उनके पास अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, भाई अगर उनको ये एक्सपीरियंस है तो उनको यहां पर कंसिडरेबल स्टेज पे रखा जाएगा, उनको थोड़ी सी यहां पर अटमोस्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा। सो चेयरमैन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट वन। नाउ द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। भाई जो जैसे हमने एक्टिंग चीफ जस्टिस पढ़ा था, भाई एट प्रेजेंट 10 मेंबर्स होते हैं एंड वन इज द UPSC चेयरमैन। भाई इस अगर कोई मान लो कि चेयरमैन की पोजीशन यहां पर वेकेंट हो गई तो क्या होगा? ऑफिस ऑफ द चेयरमैन बिकम्स वेकेंट, तो उस टाइम पे एक्टिंग चेयरमैन लगाना पड़ेगा। द चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज, या तो ये खाली हो गई है या फिर ये अपने ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम पर एक एक्टिंग चेयरमैन आ सकता है। सच मेंबर्स वर्क्स एज एन एक्टिंग चेयरमैन टिल अ पर्सन अपॉइंटेड एंटर्स ऑन द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और रिज्यूम हिज ऑफिस। भाई जब तक ये चेयरमैन वापस नहीं आ रहे तो तब तक राष्ट्रपति ने जिसको भी चेयरमैन लगाया है वो वहां पर ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दिस कि जो यहाँ के मेंबर्स हैं, चेयरमैन है या मेंबर्स हैं, वो दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकते। मेंबर चेयरमैन बन सकता है, प्रमोशन हो जाए, बट चेयरमैन को दोबारा से रीअपॉइंट नहीं करा जा सकता। क्लियर? द चेयरमैन एंड द मेंबर होल्ड ऑफिस 6 years 65, मैक्सिमम में आपको 6 year और 65 ही दिखेगा, एक्सेप्ट हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड होते हैं, तो इसलिए वहां पर एज 70 रखी गई है। क्लियर? नाउ मेंबर्स जब मर्जी रिजाइन करके राष्ट्रपति जी को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, एंड यहां पर मेंबर्स की स्ट्रेंथ कितनी होती है वो आगे पीछे हो सकती है। एट प्रेजेंट 9 to 11 मेंबर्स होते हैं एंड अभी 10 है एट प्रेजेंट। Now, moreover, the UPSC is only concerned with the examination, not with the classification of cadre. भाई आपकी सिलेक्शन होती है, UPSC कोई डिसाइड नहीं कर रही कि किस cadre में भेजना है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, जितेंद्र सिंह, ठीक है। उसके बाद आपका cadre डिसाइड होता है किस तरीके से। UPSC का काम है खाली पेपर कंडक्ट करवाना, एक लिस्ट प्रिपेयर करवाना, लिस्ट प्रिपेयर करके सरकार के पास चली जाती है। ठीक है, ये सब हैंडल कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड द ट्रेनिंग पार्ट, ये सब हैंडल कौन कर रहा है? ये पार्ट। नेक्स्ट इज द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 280। आपने देखा कि प्रीलिम्स में 2018 में पूछा भी था, इन बॉडी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 280 बॉडी, अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द 5 एक्सपर्ट्स कंपोज्ड ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन के अलावा 4 मेंबर्स होते हैं। ये 4 मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये उन्होंने एक मेंशन किया हुआ है, दैट यू मस्ट नो। फाइनेंस कमीशन का बेसिक काम क्या है कि किस तरीके से ग्रांट इन एड दी जाए डिफरेंट स्टेट्स को, किस तरीके से यहां पर शेयरिंग करी जाए। यूनियन गवर्नमेंट के पास सारा टैक्स आ रहा है,
अब वो टैक्स किस तरीके से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्टेट्स के बीच में डिवाइड करना है, कितना प्रपोर्शन डिवाइड करना है, दैट इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन यहां पर बेसिक बहुत सारे फैक्टर्स लेता है, उन फैक्टर्स के बेस पे फर्दर वो टैक्सेस को यहां पर डिवॉल्व करता है। एट प्रेजेंट 31% जाता है, ठीक है, 32 था, बट यूनियन टेरिटरी जब से बनी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 1% वहां से उनका हटा दिया गया। अब ये जो 4 मेंबर्स होते हैं ये कौन होते हैं? फर्स्ट, या तो वो बंदा जो अपॉइंट इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, भाई हाई कोर्ट के जज के बराबर उसकी क्वालिफिकेशन हो, या फिर उसे गवर्नमेंट और फाइनेंस की स्पेशल नॉलेज हो, या फाइनेंशियल मैटर्स की उसे स्पेशल नॉलेज हो, या फिर वो इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो। ये 4 फैक्टर्स होंगे, उसके बाद उसे कंसीडर किया जाएगा टू बी द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। क्लियर? नाउ ड्यूटीज क्या हमने पढ़ ली थी ये पहले भी, कि डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस एट प्रेजेंट 31% चल रहा है, कि कितना यूनियन और स्टेट्स के बीच में टैक्स को यहां पर डिवाइड करना है। नेक्स्ट, कि ग्रांट इन एड, कितना स्टेट्स के पास यहां पर ग्रांट्स भेजना है। ग्रांट और लोन में क्या फर्क होता है कि ग्रांट आप दे रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पैसे वापस नहीं आ रहे, ठीक है, एक तरीके से हेल्प कर रहे हो आप, कोई भी फ्लड जा जाती है, ड्रॉट आ जाती है। लोन आज जब आप किसी को दे रहे हो तो वापस इंटरेस्ट रेट के आपको पैसा वापस मिलेगा। क्लियर? नाउ थर्ड, जब हमने लास्ट लेक्चर में अपना किया था कि किस तरीके से जो स्टेट्स का सीएफएस है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, वो किस तरीके से यहां पर इंक्रीज किया जा सकता है, किस तरीके से पंचायत जो होंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले जितने इंस्टीट्यूशन थे, वो किस तरीके से रिसोर्सेज को यहां पर सप्लीमेंट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारी एडवाइजरी कहां से जा रही है? फाइनेंस कमीशन की तरफ से। नाउ नेक्स्ट इज कि किस तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज का और पंचायत का, दोनों पॉइंट हो गए, कि किस तरीके से उनके रिसोर्सेज को इंक्रीज करा जा सकता है। ठीक है, एनी मैटर रेफर द कमीशन इज इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस। भाई जब भी लग रहा है उन्हें कि भाई साउंड तरीके से हमारे इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक फंडा के लिए यहां पर कुछ पॉइंट्स यहां पर ठीक हैं, तो यहां पर उन मैटर्स को वो राष्ट्रपति जी को रेफर कर सकते हैं। नाउ द कमीशन डिटरमिन द प्रोसीजर and has such power in the performance of their functions at parliament by law confers on them। भाई जिस तरीके से पार्लियामेंट लॉ बनाकर उनके पास कमीशन को प्रोसीजर और पास देगी, वो इस तरीके से अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। दैट इज द फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल नंबर 280। नेक्स्ट इज बहुत सिंपल सा 3 आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, एंड रिसेंटली एडेड Article 338B National Commission for Backward Classes added by 102nd Amendment Act। आपको यह पता हो कि पहले ओबीसी कैटेगरी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, बट नाउ दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, अब इन तीनों बॉडीज को मैं एक साथ बताता हूं क्योंकि तीनों में बेसिकली सेम है। वो फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी, वो वेलफेयर फॉर द एसटीज, और वो वेलफेयर फॉर द ओबीसी के लिए काम करते हैं। चेयरमैन होंगे इनके, ठीक है, उसके बाद 3 इसमें मेंबर्स होंगे। ठीक है, नाउ 338 जो सेफ गार्ड्स के लिए काम करेंगे एससी के लिए, प्लस जितने भी एससी एसटी के यहां पर उनके सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनके स्पेशल प्रोविजंस, सेम फॉर द एसटीज, उनकी कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं, ठीक है, इन सब से डील करेगा ये कमीशन। एंड ये अपने राष्ट्रपति जी को फर्दर रिपोर्ट देंगे, एंड राष्ट्रपति जी इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के आगे रखेंगे जैसे वो बजट को रखते हैं। क्लियर? तो यहां पर सारे के सारे सेम ड्यूटीज हैं, इनको अगर आप जस्ट रीड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट, बिकॉज ये मेंस में काम आते हैं, वो भी रिटर्न वाले मेंस में। ठीक है, कि जितने भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब इनसे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे, इनके मैटर्स को वो राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट को भेज देंगे। ठीक है, 338 ऑन द सेम लाइंस फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, एंड ऑन द सेम लाइन 338B फॉर द नाउ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, उसके बाद यहां पर 3 इयर्स की इनकी टर्म होगी। ठीक है, 5 इयर्स की नहीं होती, इनकी टर्म होगी 3 इयर्स की। द चेयरपर्सन हैज बीन गिवन द रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। जो चेयरपर्सन होगा, कैबिनेट रैंक का उसे स्टेटस मिला है। कैबिनेट रैंक वही रैंक हमने पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, कैबिनेट द की मिनिस्ट्रीज। ठीक है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, उनको अभी कैबिनेट रैंक दिया गया है। ठीक है, सो इन तीनों बॉडीज में यही है। उसके बाद CAG, इसका आर्टिकल आपको पता हो 148। ठीक है, इट इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी,
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक कमेटी बनती है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस कमेटी को करेंगे साथ में, ठीक है। एंड ये बेसिकली सारा का सारा ऑडिट कर रहा है सेंटर और स्टेट के जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं। यहां पर ऑडिटिंग का काम कौन कर रहे हैं? CAG। क्लियर। बट इंडिया और ब्रिटेन में क्या डिफरेंस है कि जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसमें से पैसा निकालना है उस टाइम पर CAG से नहीं पूछा जाता। उस टाइम पर पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट के थ्रू एक लॉ बनता है, एप्रोप्रिएशन बिल, जैसे अभी आप बजट में देखेंगे। उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। निकालने के बाद वो सही डायरेक्शंस में जैसे सरकार ने चाहा था वैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके ऊपर जो ऑडिट करेगा दैट इज द CAG एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। क्लियर। रिस्पॉन्सिबल टू सी दैट द एक्सपेंसेस of the state and the center are let down in appropriation are not exceeded। भाई जितना उन्होंने यहां पर रखा था वो एक्सीड तो नहीं कर रहा, सही जगह पे पहुंच रहा है कि नहीं कर रहा, एक ऑडिटिंग का काम करेगा। बट इन केस ऑफ इंग्लैंड CFI से जब पैसा निकलेगा उस टाइम पर भी CAG का रोल होता है। बट इंडिया में उस टाइम पर पार्लियामेंट के पास पावर है, बाद में जब वो पैसा निकल गया वो ढंग से लग रहा है कि नहीं लग रहा, देन CAG कम्स इनटू एन पिक्चर। ठीक है। आर्टिकल 148 याद हो, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। भाई हमारे पैसे का ये एक तरीके से गार्डियन है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन था? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो अलॉन्ग विद द सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन द ऑफिस इज ट्रीटेड वन ऑफ द बल्क वर्क। क्वाइट ऑब्वियस है, सुप्रीम कोर्ट ढंग से काम करेगा, इलेक्शन कमीशन ढंग से काम करेगा, UPSC ढंग से काम करेगा, CAG ढंग से काम करेगा, तो क्वाइट ऑब्वियस है हमारी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रेंथन होगी। बिकॉज अगर ये कहीं से करप्ट हो गए तो क्वाइट ऑब्वियस है डेमोक्रेसी भी बिल्कुल ही यहां पर एक ब्लॉट आ जाएगा डेमोक्रेसी के ऊपर। अब इसमें अपॉइंट कौन कौन करते हैं? उसे राष्ट्रपति जी अपॉइंट करेंगे सारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के लिए। 6 ईयर 65 एज यूजुअल। मैंने आपको बताया एक NHRC है खाली जहां पर 70 है। उसके बाद ये रिमूव उसी तरीके से होंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रिमूव होते थे? हमने किया था दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी के साथ। क्लियर। नाउ इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और जो भी इनकी एक्सपेंसेस हैं हमने लास्ट क्लास में किया था चार्ज ऑन। चार्ज ऑन मतलब कि ये इनके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती, नॉन वोटेबल पार्ट। भाई कल को CAG आपके अगेंस्ट एक्शन ले ले, जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये नहीं कि आप उनके तनख्वाह को काट देंगे। क्लियर। एंड इनकी सैलरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट होगी। क्लियर। नाउ ड्यूटीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सारा का सारा यही है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं इंडिया के, स्टेट के, UT के, उसमें से जो एक्सपेंडिचर निकल रहा है वो सारा का सारा ऑडिट कौन कर रहा है? CAG। भाई वो उनको सबको सर्टिफिकेशन कौन दे रहा है कि ढंग से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? CAG। क्लियर। तो CAG का मेन काम क्या है? ऑडिटिंग करना। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये दिस इज अ गाइड एंड द फ्रेंड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये कमेटीज क्या होती है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये 3 रिपोर्ट्स देते हैं, ये तीनों रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए। अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना पैसा उसके बाद निकला, फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इन तीनों जो रिपोर्ट्स हैं ये रिपोर्ट्स CAG देगा। पब्लिक अंडरटेकिंग जिसमें पब्लिक यहां पर गवर्नमेंट का भी स्टेक है, फॉर एग्जांपल PSUs जो होती हैं, ठीक है, दैट कॉल्ड एज पब्लिक अंडरटेकिंग। की पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है ये। क्लियर। प्रॉपर पूरा गवर्नमेंट नहीं है, मिक्स्ड वन। ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएशन, फाइनेंस एंड द पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे रिपोर्ट्स को अपने सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल हम कर चुके हैं। अटॉर्नी जनरल में आपको आर्टिकल पता हो, आर्टिकल 76। अपॉइंट कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। प्लस नाउ द अटॉर्नी जनरल मस्ट बी द पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे एडवोकेट जनरल होते हैं वो हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होने चाहिए क्वालिफिकेशन, और उनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे। इनको कौन अपॉइंट कर रहा है? राष्ट्रपति जी अपॉइंट कर रहे हैं। प्लस ये इक्विवेलेंट टू MP होंगे, ये इक्विवेलेंट टू द MLA स्टेटस दिया गया है। दैट मीन्स ये दोनों हाउस में बैठ तो सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, बट ये वहां पर वोट नहीं कर सकते। ये वहां की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट वोट नहीं कर सकते। ठीक है। सेम लाइक ये लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ सकते हैं बट वोट नहीं कर सकते। ठीक है। अटॉर्नी जनरल सरकार के सबसे हाईएस्ट वकील सेंट्रल लेवल पे, आर्टिकल 76। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल सरकार स्टेट गवर्नमेंट के हाईएस्ट वकील। क्लियर। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहां पर बिहाफ पर कोई भी केस हुआ वहां पर कौन खड़ा होगा? अटॉर्नी जनरल। सेम स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी केस हुआ तो वहां पर कौन खड़ा होगा? एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 143 हमने किया था कि कोई भी एडवाइस चाहिए सुप्रीम कोर्ट से यहां पर राष्ट्रपति जी को, तो वहां पर रिप्रेजेंट कौन कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? यहां पर अटॉर्नी जनरल। एंड स्टेट में कौन करेगा? एडवोकेट जनरल।
बट स्टेट में तो पावर ही नहीं है कि गवर्नर कोई सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले, वो 143 आर्टिकल में खाली प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल हैज अ राइट, अभी कोर्ट में आ सकते हैं, कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, भाई वो लोकसभा में बैठे राज्यसभा में बैठे बट वोट नहीं कर सकते, क्लियर। एंड उनकी प्रिविलेजेस किसके बराबर होंगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। एडवोकेट जनरल की किसके बराबर होंगी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बराबर, क्लियर। तो एडवोकेट जनरल सेम आपको क्लियर हो गया होगा 165, ठीक है, हाई कोर्ट के जज के बराबर, वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर। देन उसके बाद जितने भी यहां पर गवर्नर इनको अपॉइंट करेंगे, ठीक है, एक तरीके से ना ये एक पॉलिटिकल पोस्ट हुई, भाई आज सरकार चेंज हुई, वो एडवोकेट जनरल को चेंज कर सकते हैं, क्लियर। एंड यहां पर इनको रैंक दी गई है इक्विवेलेंट टू द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ सकते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में, बट वोट नहीं कर सकते, नो राइट टू द वोट, क्लियर। ये पॉइंट, अटॉर्नी जनरल इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज, एडवोकेट जनरल इक्विवेलेंट टू द हाई कोर्ट जज। अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अटॉर्नी जनरल enjoys the privileges of MP, advocate general enjoys the privileges of MLA. Attorney general is under article 76, advocate general is under article 165. ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल्स, दो स्टेट्स के बीच में मान लो कोई लड़ाई हो रही है, कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में डायरेक्टली नहीं आता है, उसके लिए आर्टिकल 263 में इंटरस्टेट काउंसिल को दिया गया है, which president establish such a council and define its duties and its decision is advisory not a binding। भाई इंटरस्टेट काउंसिल ने जो एडवाइस दी वो बाइंडिंग नहीं है, जस्ट एक एडवाइजरी दी गई है, माने या ना माने। बट ये आर्टिकल आपको पता हो, आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन होते हैं यहां पर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड द यूटीज इसके फर्दर मेंबर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटीज विद नो असेंबली, असेंबली 3 जगह पे है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ठीक है, अभी रिसेंटली बनी है। गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, 6 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर भेज देंगे, क्लियर। प्राइम मिनिस्टर को चेयर हेड करेंगे। इंटरस्टेट, आपस दो स्टेट्स में कॉपरेशन के लिए वी हैव फॉर्म्ड दिस इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। नाउ गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये अमेंडमेंट आया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 279A, ये जितने भी टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इकोनॉमिक्स में आप और डीप में पढ़ेंगे। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अभी तक यूनियन लिस्ट में एक वो टैक्स थे जो यूनियन गवर्नमेंट लगा सकती थी, स्टेट लिस्ट में वो टैक्स थे जो स्टेट लगा सकती थी, कंकरेंट में दोनों लगा सकते हैं, बट अभी तक कंकरेंट में कोई भी टैक्स नहीं था। फाइनली GST को ऐड करा गया। आपको आर्टिकल याद हो 279 कैपिटल A, ठीक है। ये रिकमेंडेशन भेजता है कि किस तरीके से GST वगैरह लगाना है। 3 तरीके के GST होते हैं, UT GST हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंट्रल GST, हमारे पास CGST स्टेट GST, और एक होता है UT GST, क्लियर वन। नाउ जो इनकी काउंसिल बनती है, इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, GST काउंसिल को हेड कौन करता है, फिनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ रेवेन्यू, जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू एंड द अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट, भाई स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नॉमिनेशन भेज रही है। एंड यहां पर जो वोटिंग होती है, जब भाई कुछ डिसाइड होगा तो उस पर वोटिंग होगी, दैट डिसीजन आर टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेट वोट्स कास्टेड बाय द मेंबर प्रेजेंट एंड द वोटिंग। भाई 3/4 ऑफ द जो वोट्स हैं कास्ट, तब तक उनकी मेजोरिटी नहीं आएगी, तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। प्लस यहां पर स्टेट को शेयर 2/3 दिया गया है और 1/3 यूनियन को यहां पर शेयर दिया गया है, क्लियर। 2/3 इज गिवन टू द स्टेट 1/3 इज टू द यूटीज 1। अभी GST में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं स्टिल इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ GST उनके ऊपर अभी तक नहीं लग रहा है। एंड इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स एंड इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। डेस्टिनेशन के पास पैसा जाता है, इनपुट क्रेडिट, आप इसको इकोनॉमिक्स में और डीप में पढ़ेंगे। आपके लिए इस अभी तक के लिए इंपॉर्टेंट है 279A, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, क्लियर। नाउ द वेटेज ऑफ द वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज 1/3,
भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 कोटा मिला है एंड 2/3 कोटा किसको मिला है? यहां पर स्टेट्स को मिला है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, भाई सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो हेल्दी रिलेशन बना रहे, इस चीज को ये प्रमोट कर रहा है। एंड इसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है नीति आयोग, कि भाई सेंटर और स्टेट के रिलेशन जो है हेल्दी बने रहें। क्लियर वन? स्टेट्स का कोटा आपको याद रहे 2/3, सेंटर का 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज थी। इन सब के आपको आर्टिकल रिवाइज करवाया था मैं। आर्टिकल 324 आपको याद रहे इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 148 आपको याद रहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसके बाद आर्टिकल नंबर 280 वी हैव अ फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। recently added article 338B national commission for backward classes added by 102nd constitutional amendment act। अभी तक संविधान रिसेंटली 105 बार अमेंड हुआ है। अमेंडमेंट किस में होता था? आर्टिकल 368 में। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट हियर इज आर्टिकल नंबर 65 अटॉर्नी जनरल, देन आर्टिकल नंबर 76, देन आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल, and the last is article 279A, that is GST council, which is headed by the finance minister। इन constitutional bodies के अलावा कोई भी और एक और रह गया हमारा 350B, that is special officer for linguistic minorities। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में ये आर्टिकल हम दोबारा फिर रिवाइज करेंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में। ठीक है, तो विद दीज वर्ड्स I am concluding this constitutional bodies lecture। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज प्लस जो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इन आर्टिकल्स को आप प्लीज रिवाइज कर लीजिए ढंग से। ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं प्रीलिम्स में। So with these words I am concluding today's lecture। Take care। जय हिंद।